अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी हम लोगों ने द इकोनॉमी का यूट्यूब चैनल पे जो करंट इवेंट्स का डिस्कशन हम लोगों का चल रहा है और लगातार बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। हमने भी सोचा थोड़ा हिंदी मीडियम में भी उन टेक्निकल इशूज जो बड़े डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को और इंग्लिश मीडियम में वो समझ भी नहीं पाते, इंग्लिश मीडियम के न्यूज़पेपर्स का इंडेप्थ वो समझ नहीं पाते, जबकि हिंदी मीडियम में उतना बेहतर विश्लेषण होता नहीं है न्यूज़पेपर्स में। उसी को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। कल भी हमने आपसे कमिट किया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे मैं कल चर्चा करूंगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है और जिसे समझना आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, आपके इंटरव्यू प्रवेश के लिए, क्योंकि मैं पैनलिस्ट हूँ संकल्प आईएएस में पिछले 2017 से और टॉपर्स स्टूडेंट मेरे अंडर में गाइडेंस पाके गो थ्रू किए हैं वहां पे मॉक इंटरव्यू में। इंडियन इकोनॉमी मेरा अपना सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप सब लोग जानते भी हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ बनाई जाए ताकि आप उससे बेहतर लाभ उठा सकें। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने एक टॉपिक चुना है, वैश्विक बाजार जो दो बड़ी समस्याएं सामना कर रहा है, उसमें एक तरफ कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली वृद्धि, दूसरी तरफ बॉन्ड पर जो प्राप्तियां होती हैं यानी उसकी रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम बोलते हैं, उस पे जो लाभ प्राप्त होता है उसकी दरों में लगातार वृद्धि होगी। अब आप ये तो सोचेंगे कि भाई अगर पेट्रोल कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है उसका तो नेगेटिव इफेक्ट आपको समझ में आता होगा, लेकिन अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं, बॉन्ड माने क्या चीज है? अगर कोई सरकार ऋण लेती है तो अपनी जनता के मध्य जाके बॉन्ड बेचती है। बॉन्ड माने एक तरह का ऋण पत्र है, उस ऋण पत्र को जनता खरीदती है, उन पे जो ब्याज की प्राप्ति होती है उससे उनके खर्चे भी चलते हैं। लेकिन अगर इस पे प्राप्तियां बढ़ती हैं तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि सरकार की ब्याज के भुगतान बढ़े, यानी सरकार पर ब्याज का भार बढ़ा है। ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए। अगर सरकार ज्यादा ऋण लेगी तो उसे ज्यादा ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। और अगर आप टेक्निकल वर्ड्स में जाएं तो एक कंसेप्ट होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे का मतलब है सरकार की आय और सरकार के कुल व्यय का अंतर। अगर सरकार की आय चाहे वो राजस्व खाते में है या पूंजी खाते में है कम है और सरकार के कुल व्यय ज्यादा है तो इसका अंतर हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। और जब भी राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो देश के अंदर मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। अब ये कैसे हुआ, इस पे थोड़ा सा टेक्निकल मैं आपको समझाना चाहता हूं, जरा समझिए। 21 अगस्त को क्या होता है कि ग्लोबल जो शेयर मार्केट है वो तेजी से नीचे जाता है, यानी प्रति शेयर जो लाभ प्राप्त होना चाहिए था वो घटता है। और उस लाभ घटने की वजह से मार्केट का मेन कारण क्या था? पेट्रोल, कच्चे पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से कंपनियों की लागतें बढ़ेंगी और लागत बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन घटेगा, बढ़ेगा नहीं, मैंने गलती से बोल दिया, प्रॉफिट मार्जिन घटेगा क्योंकि लागतें बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तो पर शेयर प्रतिफल की दर भी घटेगी, यानी रेट ऑफ रिटर्न उसका घटेगा। अब इसका जैसा कि मैंने एग्जांपल बिल्कुल क्रोड दिया है, 21 अगस्त को कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में $95 पर बैरल पहुंची, परिणाम स्वरूप शेयर मार्केट में नुकसान हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि जो अमेरिकन ट्रेजरी यील्ड्स थी वो 10 साल के ट्रेजरी पे जो जनता ने खरीदे हुए थे, आम जनता ने, वो 4.7 थी और 30 साल की यील्ड थी 5.25। इस बढ़ती हुई यील्ड ने जो आप कहते हैं समष्टि स्तर पर दो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जो आपको समझने चाहिए। दो मेजर प्रॉब्लम क्या थी? एक तरफ कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही थी, दूसरी तरफ बॉन्डों पे यील्ड यानी प्राप्तियां बढ़ रही थी। उसने सरकार की बोरोइंग की लागत को बढ़ा दी। अगर सरकार की बोरोइंग कॉस्ट यानी ऋण की लागतें बढ़ी तो उससे पूरा इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगा।
पब्लिक सेक्टर का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। उसने क्या किया, ग्रोथ रिस्क को बढ़ा दिया, यानी समृद्धि का जो एक जोखिम है उसे बढ़ाया, यानी समृद्धि कम होने की संभावना पैदा हो गई, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट हो गया। और उसका कोर एग्जांपल देखिए, अमेरिका का मैंने एग्जांपल दिया 21 अगस्त का, अमेरिका के ऋण बढ़ के हो गए $40 ट्रिलियन। और जैसे ही ऋण बढ़े साथ ही साथ उनका राजकोषीय घाटा भी बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि उन्होंने और ऋण लेने पड़े अपने बॉन्ड का जो पूर्ति करने के लिए, अपने खर्चों को चलाने के लिए सरकार ने और ऋण लिए। तो परिणाम क्या हुआ, राजकोषीय घाटा उनका 6% हो गया उनके सकल घरेलू उत्पाद का। अब इसका एक लिंकेज इफेक्ट आपको समझना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही अमेरिका के अंदर उनकी ऋण की मात्रा बढ़ी तो क्या हुआ, मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा उन्होंने बॉन्ड सप्लाई करे आम जनता से ताकि वो ऋण प्राप्त कर सके। उसके परिणाम स्वरूप उनकी जो पोटेंशियल यील्ड थी वो और बढ़ गई, क्योंकि ज्यादा लागतों में ऋण लिए गए, ज्यादा ब्याज दर पर ऋण लिए गए। उससे क्या हुआ, इससे आपका ब्याज दर बढ़ने की संभावना और बढ़ गई। और जब ब्याज दर बढ़ेगी, जैसे मैंने कहा, आपके राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व का एक बड़ा भाग ब्याज के भुगतान में है। और जब राजस्व व्यय बढ़ेंगे राजस्व प्राप्तियों की तुलना में, तो राजस्व घाटा बढ़ेगा। दूसरी तरफ पूंजीगत घाटा बढ़ रहा है। इन दोनों का परिणाम ये हुआ कि राजकोषीय घाटे बढ़ने से अर्थव्यवस्था में स्थिति की समस्या आ गई। और स्थिति को जब मेंटेन करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति में बैंक दर बढ़ानी पड़ेगी, रेपो दर बढ़ानी पड़ेगी। परिणाम क्या होगा, एक तरफ राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बैंक दर, यानी इसे हम राजकोषीय मौद्रिक नीति का एक इंटरेक्शन प्रॉब्लम पैदा हो गई। वो इंटरेक्शन प्रॉब्लम पैदा क्या हो गई, अगर वो ब्याज दर बढ़ाएगा राजकोषीय घाटे को घटाने के लिए, तो तुरंत सरकार की लागतें बढ़ेंगी और फिर राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। एक तरह का दूसरे में इंटरेक्शन शुरू जो हुआ, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए टफ मॉनेटरी पॉलिसी यानी महंगी मौद्रिक नीति, और दूसरी तरफ वो फिर से राजकोषीय घाटे को बढ़ाएगी। एक इंटरेक्शन से पूरी अर्थव्यवस्था में एक समस्या पैदा होगी और इसका दुष्प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा। वो क्या पड़ेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था से पूंजी अमेरिका की तरफ मूवमेंट करने लगेगी, क्योंकि अमेरिका अपने बॉन्ड पर ज्यादा उन्हें रिवार्ड या रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये प्रॉब्लम है। आज का टॉपिक स्टूडेंट्स मैंने कोशिश करी, आप लोगों को कहीं समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये आपको समझना तो पड़ेगा, अगर आप नहीं समझेंगे तो मेंस में जिस तरह के डायनेमिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्री में जिस तरह का डायनेमिज्म इकोनॉमिक्स में है, अभी तक मेरा जो अनुभव है 26-27 साल मुझे भी पढ़ाते होंगे, अधिकतर बच्चों का परफॉर्मेंस इकोनॉमिक्स में सबसे घटिया रहता है। चाहे वो इंटरव्यू बोर्ड का नेट पैनल हो, चाहे आपके मेंस के एग्जाम हो या प्री के हो, और आपको इसमें बेहतर परफॉर्मेंस करनी है तो फंडामेंटल्स जानिए। उसके लिए हमारी रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस भी हैं, और हम करंट इवेंट्स तो आपके साथ डिस्कस कर ही रहे हैं। बहुत सारी करंट इवेंट्स है, एक नहीं है। हम तो थोड़ा थोड़ा आपको एक डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें लगता है उसे हम डिस्कस करते हैं। और अगर आपको ये बढ़िया लग रहा है तो आप उसे सब्सक्राइब करते चलिए, कुछ तो फायदा जरूर होगा। पूरा बेनिफिट लेने के लिए तो आपको रेगुलर क्लास को ज्वाइन करना चाहिए। आपका अपना डिसीजन होगा क्या करेंगे। थैंक यू।